बेरोजगारी का यह आलम है कि सरकारी एजेंसी CSDS ने जब 19 राज्यों के अंदर सर्वे किया तो उसके परिणाम चौंका देने वाले आए। यानी जब पूछा गया कि सरकारी नौकरियों के बारे में कि आप लोग कैसा महसूस करते हो, तो जनता का 62% जनता का ये जवाब था कि हमको बहुत मुश्किल लगता है कि सरकारी नौकरियां मिलेंगी। 18 और 12% लोगों का कहना यह था कि पहले ही जैसा हाल है। जब बेरोजगारी के ऊपर जब हिंदू स्वर्ण जाति के लोगों से सवाल किया जाता है तो वो भी लोग 57% ये बतलाते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है। हिंदू OBC के लोगों से जब पूछा जाता है कि बेरोजगारी की परसेंटेज क्या है तो वो भी लोग जो उनकी रेशो निकल के आती है वो भी 63% है। जब ST के लोगों से पूछा जाता है तो वो बतलाते हैं कि बेरोजगारी की परसेंटेज जो है वो 67 है, 67% है। यानी मुस्लिम लोगों से पूछा जाता है तो वो 62% बतलाते हैं। ये एक अपने आप में चौंका देने वाला सर्वे है और ये कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहा है। नौकरी न मिलने का कारण जब पूछा जाता है कि नौकरी न मिलने का कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है, तो इसके अंदर 21% लोगों का कहना यह है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है और 17% लोगों का कहना यह है कि राज्य सरकार इसकी जिम्मेदार है। और दोनों को मिला दिया जाए तो 57% लोगों का कहना यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार नौकरी न मिलने की जिम्मेदार है। तो ये इलेक्शन के रुख को कहीं ना कहीं इलेक्शन पे इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा और इस मुद्दे को लेकर इन विपक्ष कितना लोगों के बीच पहुंचता है ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम ही घोषित हो जाने के बाद ही पता लगेगा कि विपक्ष अपनी बातों को वोटर्स तक पहुंचाने में कितना सक्षम रहा। जब महंगाई के ऊपर लोगों से राय ली गई कि महंगाई कितनी बड़ी और घटी है तो लोगों का कहना यह था कि 71% महंगाई की दरें बढ़ी हैं, जबकि कुछ लोग का कहना यह है कि 13% लोगों का कहना यह है कि महंगाई घटी है ना बढ़ी है। यानी अपने आप में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस तरह से लोगों के बीच में से विचारधाराएं निकल के आ रही हैं। यानी 19 राज्यों के का सर्वे इस बात की तरफ ले जाता है और ये भाजपा के उस नारे को जो उसने दिया है कि मैं 400 पार, उसको कहीं धराशायी करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये सर्वे इस बात का परिणाम है कि इलेक्शन जो है वो फेस टू फेस हो रहा है, मतलब इलेक्शन जो है आमने सामने का है। इलेक्शन जो है वो 400 पार का नहीं है, बल्कि इलेक्शन बहुत जबरदस्त संघर्षशील इलेक्शन होगा। इसमें माननीय मोदी जी को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्शन जो है विपक्ष के पाले में चला जाए। अब ये तो आने वाले चुनाव ही के परिणाम इसको सही तरीके से घोषणा होगी कि क्या होने वाला है। और भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है बहुत जबरदस्त उभर कर आया है। लोगों का कहना यह है कि इस सरकार में भी भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है, जिसका उदाहरण यह है कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए भाजपा ने बहुत बड़े पैमाने पर चंदा लिया। अब वो उस चंदे का इस्तेमाल अपने लोकसभा 2024 के इलेक्शन में करती दिखाई दे रही है, जिसमें आप देखते होंगे कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो भाजपा की रैलियां हो रही हैं वो रैलियां नहीं बल्कि एक शाही अंदाज की रैलियां होती हैं। उसके अंदर आप मंच को देखो तो मंच भी VIP तरीके से सजा होता है और विपक्ष के मंचों को आप देखो तो ऐसा महसूस होता है कि ये कोई भिखारी लोग हैं। परंतु फर्क इतना है कि विपक्ष के लोगों का जो मंच होता है वहां लोग बेइंतहा उत्साहित होते हैं, नारे का जवाब नारे से देते हैं और
वक्ता का जवाब जो है अपने उत्साहित नारों से दिया जाता है, परंतु जो भाजपा के की रैलियां और भाजपा के जो भाषण होते हैं, माननीय मोदी जी के हो या अमित शाह जी के हो या अन्य किसी नेता के हो, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो दर्शक आए हैं वो खामोशी की तरह बैठे रहते हैं और उस वक्त का इंतजार करते हैं कि कब यहाँ से हमें छुटकारा मिलेगा। तो ये भी एक अपने आप में सवाल है और आने वाले परिणामों के ऊपर ये संकेत दे रहा है कि जनता का रुख जो है वो बदला हुआ है। जनता जो है वो पैसे या मजबूरी के बल पर भाजपा की रैलियों में शामिल हो रही है। अभी तेजस्वी का हमने कई भाषण सुने, तो तेजस्वी के भाषण के अंदर हमने देखा कि जो जनता बैठी हुई थी सामने, वो ऐसा नहीं लग रही थी कि जैसे ये किराए पर आई हो, बल्कि बेइंतहा उत्साहित थी और तेजस्वी के एक एक शब्द के ऊपर वो अपना मोहर लगा रही थी। जब तेजस्वी ने 3 बार इस बात को कहा कि जब मोदी जी यहां पर अब से 5 साल पहले आए थे तो उन्होंने आपसे क्या क्या उम्मीदें जगाई थी, क्या किसानों की आय दुगनी हुई, क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए, यानी इस प्रकार की उन्होंने जो सवाल किए जनता ने, तो जनता ने जोश और खरोश के साथ में उसका पूर्ण रूप से उसको नकारते हुए समर्थन दिया कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, ना हमें सरकारी नौकरी मिली है, ना हम भ्रष्टाचार से मुक्त हुए हैं, ना हमारे खाते में 15 लाख रुपए आए हैं, ना हम किसानों की आय को दुगना किया गया है। तो देखने की बात यह भी है कि केवल एक राज्य से इलेक्शन का रुख को आप नहीं नाप सकते, परंतु दिल्ली की राजनीति भी बहुत जबरदस्त गरमाई हुई है जब से सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और उनका एक नेता संजय सिंह बाहर निकलकर दहाड़ रहा है। इसका भी जनता पे बहुत जबरदस्त माइंड जनता का बदल रहा है। जब दिल्ली के लोगों से पूछा जाता है तो दिल्ली के 10 लोगों में से 8 लोगों का रुझान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। यानी 7 लोकसभा सीट जो दिल्ली राज्य की है, वो उसमें से कम 6 या 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। इसी तरह से पंजाब राज्य के अंदर जो 13 सीटें हैं, उन 13 सीटों का भी अगर आकलन किया जाए तो उसमें कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी के पास में 11 से 12 सीटें जा रही हैं। यानी परिवर्तन हो रहा है और जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत का अगर हम नजर डालें तो वहां भी भाजपा शून्य पे जा रही है। भाजपा वहां पर धराशायी है। भाजपा की जो उम्मीदें हैं वो केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी पे टिकी हुई हैं। इस बात को मैं पहली वीडियो में भी आपको बतला चुका हूं कि भाजपा यूपी के अंदर बहुत जबरदस्त मजबूत कंडीशन में है, लेकिन सर्वों की वजह से कहीं ना कहीं ये भी यहां की सीटें भी शंका में आ रही हैं। अब कमजोर तो यूं है कि कांग्रेस अपना यहाँ यूपी के अंदर अस्तित्व खो चुकी है। यहाँ पे जो अस्तित्व है वो सपा का है और सपा से कांग्रेस का गठबंधन है, यानी इंडिया अलायंस के अंदर की वजह से जो कुछ सीटें निकलेंगी वो सपा के कारण से यहां से निकलेंगी। बहन जी यहां पर अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रही है, तो इंडिया अलायंस को बहुत सारी सीटों पर बहन जी की वजह से बहुत भारी नुकसान उठाने की संभावना है। 2019 के अंदर जब CSDS ने सर्वे किया और मालूम किया था कि बेरोजगारी के ऊपर जब सवाल किए थे तो उसमें से 6 लोगों में से एक आदमी ये कहता था कि कोई बात नहीं, बेरोजगारी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन अब के से जो परिणाम आए हैं
वो चौंका देने वाले हैं। 2024 के अंदर CSDS की रिपोर्ट आई है कि 50-50 का आंकड़ा है, यानी 10 में से 5 लोग ये कहते हैं कि हमको ऐसा नहीं महसूस होता कि बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये चुनाव अपने आप में परिवर्तन होता जा रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीखें करीब आ रही हैं, चुनाव का जो ऊंट है वो भी करवट लेता जा रहा है। जहां हमें शुरू के अंदर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ भाजपा ही चुनाव में है, बाकी पार्टियां विपक्ष तो बिल्कुल धराशायी हैं। अब भाजपा के सामने विपक्ष जो है पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहा है, जिससे भाजपा के खेमे में बहुत ज्यादा थरथराहट है और बहुत ज्यादा घबराहट है। माननीय मोदी जी का ये पूर्ण रूप से नहीं बतला देना कि हमने 10 सालों के अंदर जो कुछ किया उसका वो उल्लेख नहीं करते। वो केवल बात करते हैं राम मंदिर की, वो केवल बात करते हैं रामनवमी की, वो बात करते हैं मटन चिकन की, वो बात करते हैं मथुरा की। यानी यदि इन्हीं बातों के ऊपर अगर देश को विकसित होता तो ऐसा संभव नहीं है। ये बातें देश के विकास से और इसका कोई संबंध लेना देना नहीं है। आप बात बेरोजगारी की करो ना, कि आपने 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का युवाओं से वादा किया था। आज युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। पढ़ा लिखा युवा वर्ग जो है वो 27-28% बेरोजगार है। जो अनपढ़ युवा है वो तो अपना फैक्ट्रियों में लगकर कहीं ना कहीं अपना गुजारा करता है, उसकी परसेंटेज भी कहीं से 12 से 13% है। लोगों को यह भी मानना है कि इस सरकार ने मालदारों को बढ़ावा दिया है और गरीब लोग जो है वो नीचे आए हैं। लोगों का कहना यह है कि हम इस चुनाव का परिणाम ही इस सरकार की पोल को खोल देगा कि ये सरकार अपने आप में कितनी सक्षम थी या नहीं थी। लेकिन मेरा हिंदुस्तान के 140 करोड़ अवाम से यह अपील है कि सरकार किसी की भी बने, सत्ता में कोई भी आए, लेकिन विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो सत्ताधारी पार्टी जो है अपनी मनमानी पे उतर आती है और ऐसे में वोटर जो है अपने को लाचार महसूस करता है। तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और सत्ता भी मजबूत होनी चाहिए, यानी सत्ता इतनी मजबूत हो कि विपक्ष को पूरी तरह से मौका मिले सत्ताधारी लोगों के नाक में नकेल डालने का। मनमानी वाली सरकार नहीं बननी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, मेरी विचार अच्छे लगे हो तो प्लीज दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें।